जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल को हम कवर करेंगे। बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर है। जियोग्राफी में दोस्तों हम कवर करेंगे प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल जियोग्राफी को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। ये क्लास तीसरा है, यूनिट दूसरा है। इसके पहले जो भी क्लास हुआ है प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास को देखने के बाद आप पूरा क्लास आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, तो ध्यान से देखिएगा। नोट्स के साथ हैं। ठीक है, नोट्स भी दिए गए हैं, तो नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि नोट्स से आपके ज़्यादा प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और दोस्तों बात करें आपकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी डाउट होगी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे पहला प्रश्न आपका पूछा है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक दोस्तों हिकैटियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर भूगोल का जनक पूछेगा तो हिकैटियस को कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज करके देता है, तो मैंने यहाँ नोट्स को लिखा है, आप नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, भूगोल के जनक इरेस्टोस्थेनीज को माना जाता है। वह एक प्राचीन यूनानी भूगोल शास्त्रज्ञ, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने पृथ्वी की परिधि की सही गणना की और पृथ्वी से सूर्य की दूरी की सटीक गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, इरेस्टोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया और भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया, इसलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा इरेस्टोस्थेनीज। और अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि भूगोल के जनक कौन है, तो भूगोल के जनक दोस्तों हिकेटियस हैं। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इस प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न को गलत मत करके आइएगा। ठीक है, अगला नोट्स इसमें दिया है, भूगोल के जनक हिकेटियस को भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? हिकेटियस ने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना और 2 महादेशों के बारे में अपना ज्ञान दिया। ठीक है, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है हिकेटियस को। अगर पूछेगा व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इरेस्टोस्थेनीज को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा है दोस्तों, भूगोल शब्द किस भाषा के 2 शब्दों जियो और ग्राफोस से मिलकर बना है। तो भूगोल ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि जियो का मतलब क्या होता है और ग्राफोस का मतलब क्या होता है, तो मैं नीचे एक्सप्लेन किया हूँ, ध्यान से देखिएगा नोट्स में। भूगोल जियोग्राफी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन सा? जियो और ग्राफोस। ठीक है, जियो का मतलब होता है दोस्तों, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो यह भूगोल की दोस्तों भूगोल के आर्थिक शाखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त आए हैं आपके व्हाट्सएप पर। ठीक है, इसमें चौथा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। जलवायु विज्ञान, मानव शास्त्र, जल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। तो दोस्तों मानव शास्त्र। ठीक है, मानव शास्त्र भौतिक विज्ञान की शाखा नहीं है। दोस्तों प्रश्न को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इसके उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम दे, परीक्षा में बैठे, प्रश्न को इत्मीनान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है। भूविज्ञान, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, जलवायु विज्ञान। तो दोस्तों जीव विज्ञान का संबंध जीव भूगोल से है। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है। दूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र, या फिर वैश्विक सूचना तंत्र, या सांख्यिकी तकनीकी। तो दोस्तों सांख्यिकी तकनीकी जो है यह भू सूचना से संबंधित नहीं है। ठीक है, वैश्विक सूचना तंत्र, भौगोलिक सूचना तंत्र और दूर संवेदन जो है ये भू सूचना से संबंधित होते हैं, और सांख्यिकी तकनीकी भू सूचना से संबंधित नहीं होती है। 6वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा है दोस्तों, भूगोल का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य का वर्णन, प्रकृति का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन या कोई नहीं। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी का वर्णन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वैगनर ने, इरेस्टोस्थेनीज ने, हमबोल्ट ने या फिर कोई नहीं। तो अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा। देखिए इनका जो नाम है इरेस्टोस्थेनीज का, ये भी नाम आपके ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, इरेस्टोस्थेनीज या फिर इरेस्टोस्थेनीज। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने दोनों लिख दिया है ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेस्टोस्थेनीज ने किया था, ठीक है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। प्रश्न नंबर 9 इसमें पूछा है दोस्तों, भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से हैं? क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम। तो ये दोनों हैं, ठीक है, ए और बी दोनों। भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। दोस्तों ये आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने में भी हेल्प करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है इसमें, प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए? अनुकूल द्वारा, अपरिवर्तन द्वारा। तो दोनों के द्वारा स्थापित हुए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा है दोस्तों, विषय वस्तु उपागम किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया? तो यह अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 पूछा है, प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास। तो ये उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं? क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक नियोजन और प्रादेशिक विकास। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, भूगोल में दर्शन के दो अंग कौन से हैं? तो भूगोल में दर्शन के भौगोलिक चिंतन है और मानव परिस्थितिकी है, ठीक है, ये दोनों हैं, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा है, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है भू आकृतिक विज्ञान और जलवायु विज्ञान या फिर जल विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा कौन कौन सी है? भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उप शाखाएँ आती हैं? सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपरोक्त सभी जो है मानव भूगोल के अंतर्गत की प्रमुख उप शाखाएँ हैं, ठीक है, याद रखिएगा इनको। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा है, भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। भारत के योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये सन आपको याद हो जाएगा लेकिन डेट याद नहीं होता है, तो डेट की वजह से आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा 15 मार्च मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 15 मार्च 1950 को भारत के योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के जरिए हुई थी। आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारत के योजना आयोग की स्थापना किसके जरिए हुई थी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के जरिए, ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है, ठीक है। इन सभी प्रश्न को, इन सभी नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कई क्वेश्चंस आपके इस नोट से पूछे जाएंगे, कई क्वेश्चंस आपके इस नोट से बन रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा है, योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यह दोस्तों राजस्थान शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP, ठीक है, CDP वर्ष
शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था यह? तो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। तो पूछेगा आपका CDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952। नोट्स को ध्यान से पढ़ते चलेंगे। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शुरू किया गया था, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा तो याद रखिएगा किसके जन्मदिन पर? तो महात्मा गांधी जी के। भारत में स्वतंत्रता के बाद यह पहला प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, सभी ध्यान रखिएगा। अगला नोट्स है, इसमें ध्यान दीजिएगा। CDP की कुछ खास बातें आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, इनमें से कौन CDP की प्रमुख बात नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। इसमें पहला है दोस्तों, इसकी अनुशंसा राजकोषीय आयोग 1949 और अधिक खाद्य जांच समिति 1952 ने की थी, ठीक है। दूसरा है, यह ग्रामीण के समग्र विकास के उद्देश्य से एक बहुपरियोजना कार्यक्रम था। आगे बढ़ते हैं इसमें। तीसरा है दोस्तों, इसका मकसद कुछ लक्ष्यों को हासिल करना था, जैसे कि समुदायों के साथ मिलकर काम करके सामाजिक बदलाव और न्याय लाना। चौथा था इसमें, उनकी ज़रूरतों, अवसरों, अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान करना, ठीक है। पांचवा था इसमें, योजना बनाना, व्यवस्थित करना और कार्रवाई करना। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा है दोस्तों, भारत की जनगणना ने भारत में ट्रोब्स के कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए त्रिआधारी आरेख को किसने लागू किया था? तो दोस्तों, कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए त्रिआधारी आरेख को अशोक मिश्रा ने लागू किया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। अगर पूछेगा आपके एग्जाम में कि त्रिआधारी आरेख को किसने लागू किया था, तो अशोक मिश्रा ने, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गया होगा। प्रश्न नंबर 20 है, ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। यह आएगा 100%, लिख लीजिए इसे, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा है दोस्तों, देखिए यहाँ कंफ्यूज करके पूछता है। या तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि पहली योजना शुरू हुई थी, या फिर इस तरह से पूछता है ये कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, ठीक है। दोनों प्रश्न में अंतर है, मैंने दोनों आपको बता दिया है। उम्मीद है आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो पहली योजना या फिर पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, ठीक है। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। यह योजना 1956 तक चली थी, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना को संसद में पेश किया था। इस योजना का मकसद देश के विभाजन और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पैदा हुई समस्याओं का समाधान करना था। इस योजना का आदर्श वाक्य कृषि का विकास था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य है कृषि का विकास, ठीक है। अगर पूछेगा आपको कि पंचवर्षीय योजना को किसने लाया था, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने लेकर आया था पंचवर्षीय योजना को, ठीक है। पंचवर्षीय योजना लास्ट ईयर कब चला था? तो 1956 तक चला था, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे, इसे भी याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का जोर प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर था। इस योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। आपसे पूछेगा एग्जाम में दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। योजना आयोग को सन 2014 में ख़त्म कर दिया गया। ये भी याद रखिएगा, डेट इसका याद रखिएगा 13 अगस्त, ठीक है। 13 अगस्त 2014 को भारत सरकार ने योजना आयोग को ख़त्म कर दिया। इसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ था, ठीक है।
प्रश्न नंबर 23 इसमें पूछा है, नीति आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। तो 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसको लाया कब गया था वो भी मैं आपको बता दूंगा, नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के जरिए किया गया था। नीति आयोग को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था भी कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना का मकसद प्रशासन में वृद्धि और विकास लाना था। ठीक है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था दोस्तों प्रशासन में वृद्धि और विकास लाना। ठीक है, इसके लिए प्रशासन में संस्थागत बदलाव और सक्रिय रणनीति बदलाव की ज़रूरत थी। नोट्स को ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आपके 20 प्रश्न है, 20 में से दोस्तों आपके जो नोट्स है उससे आपका 40 प्लस क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, इसमें अगला नोट्स है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है, ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि नीति आयोग का दूसरा नाम क्या है, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना का मकसद प्रशासन में वृद्धि और विकास लाना था। इसके लिए प्रशासन में संस्थागत बदलाव और सक्रिय रणनीति बदलाव जरूरी थी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भारतीय अमेरिकी मूल के अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नोट्स है दोस्तों, वेरी वेरी, इसे याद रखिएगा। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भारतीय अमेरिकी मूल के अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 इसमें पूछा है आपका दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, आपको याद होगा, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, पंचायती राज क्या है। 2 स्तरीय प्रणाली है, त्रिस्तरीय प्रणाली है, 4 स्तरीय प्रणाली है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पंचायती राज है दोस्तों यह त्रिस्तरीय प्रणाली है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है ये। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। यह व्यवस्था पंचायतों द्वारा गांवों पर शासन करने से जुड़ी है। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 में दिए गए हैं। इस भाग में अनुच्छेद 243 ओ में पंचायती शीर्षक के तहत प्रावधान है। यह हिस्सा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस क्लास को व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त आपके जुड़े हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छठे सेमेस्टर में भी धमाकेदार तैयारी करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज़रूर ज्वाइन करिए, आप मुझसे पर्सनली अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।